हम लोग पढ़े थे पार्ट 4 रासायनिक बलगत की लेक्चर 7 तक देख चुके थे। लेक्चर 7 में हम लोग पढ़े थे, अंतिम पॉइंट था कि जो वेग स्थिरांक है वह तापमान पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो वहां बताए थे आपको ताप गुणांक। यहाँ देख रहे हैं हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन। लेक्चर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, देखिए आर्हेनियस क्या बोल। आर्हेनियस ने बताया कि वेग स्थिरांक तापमान पर एक्चुअल किस प्रकार से निर्भर करता है, यह आर्हेनियस बताया। क्या बोला जी? वेग स्थिरांक तापमान पर एक्चुअल में किस प्रकार से निर्भर करता है, वह किसने बताया? आर्हेनियस बताया। देखिए, अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों के ताप पर निर्भरता की व्याख्या करने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे हम लोग आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी आर्हेनियस ने बताया कि किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व तापमान पर एक्चुअल में किस प्रकार से निर्भर करता है, तो आर्हेनियस ने उसको एक समीकरण के द्वारा प्रस्तुत किया। जो समीकरण है के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ए बाई आर टी, यही है आपका आर्हेनियस समीकरण। क्या है जी? के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ए बाई आर टी। ए को बोलते हैं, यहाँ ए को बोला जाता है आर्हेनियस गुणांक। आर्हेनियस गुणक या आवृत्ति गुणक। ठीक है, एक को बोला जाता है आर्हेनियस गुणक या आवृत्ति गुणक। ठीक है, के को बोला जाता है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक। ठीक है, के को बोलते हैं वेग स्थिरांक। ये को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। ये को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, ए को बोलते हैं आर्हेनियस गुणक या आवृत्ति गुणक। के को बोलते हैं वेग स्थिरांक। ये को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिए। आर को बोलते हैं गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक। और टी को बोलते हैं तापमान। ठीक है, ए को बोलते हैं आर्हेनियस गुणक। के को बोलते हैं वेग स्थिरांक। ए को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। आर को बोलते हैं गैस स्थिरांक। और टी को बोलते हैं तापमान। और ई जो है कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 2.71। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाँ, अगला हेड देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया का संघटन सिद्धांत। अब देखिए, ठीक ना, हम लोग देखिए सबके बारे में तो देख लिए। के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ए बाई आर टी, यही ना था आर्हेनियस इक्वेशन। तो के का बारे में जानबे करते हैं, वेग स्थिरांक है। ये बतेबे कि आर्हेनियस गुणक है। और ई कांस्टेंट है। ये जो है सक्रियण ऊर्जा है, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सक्रियण ऊर्जा के बारे में देखेंगे, कैसे इसको डिराइव करते हैं, कैसे इसको परिभाषित करते हैं। ठीक ना, अभी उसको जानने से पहले देखिए रासायनिक अभिक्रिया का संघटन सिद्धांत। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, क्या होता है, कब प्रतिफल बनेगा और कब नहीं बनेगा, यही हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के संघटन सिद्धांत को निर्माण कौन किया? तो संघटन सिद्धांत का निर्माण मैक्स ट्राउट
तथा विलियम लुइस ने किया। ठीक है, रासायनिक संघटन का सिद्धांत का निर्माण कौन किया? तो मैक्स ट्राउट तथा विलियम लुइस ने किया। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रियक के अणुओं को कठोर गोला माना जाता है। जैसे मान लीजिए आपके अभिकारक A प्लस B मिलकर प्रतिफल C बनाते हैं, तो A और B को, ठीक है, इसी को बोलते हैं अभिक्रियक अणु, यानी अभिकारक को। किसको? अभिकारक को बोलते हैं अभिक्रियक अणु, यही बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रियक के अणुओं को कठोर गोला माना जाता है। देखिए, हम लोग मानते हैं कि जो A और B है वह एक प्रकार के कठोर गोला है। ठीक है, जो आपस में कॉलिजन करेंगे, संघटन करेंगे, तब प्रतिफल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही बोलते हैं मैक्स ट्राउट तथा विलियम ने बोला कि इस सिद्धांत के अनुसार जो अभिकारक के जो अणु होते हैं उनको कठोर गोला माना जाता है, एवं माना जाता है कि अभिक्रियक अणु आपस में संघटन होने के कारण प्रतिफल बनता है। उन्हें आपस में टक्कर होंगे, उसके बाद प्रतिफल बनता है, अन्यथा प्रतिफल नहीं बनता है। कहने का मतलब है, देखिए कि आपके पास अभिक्रिया A प्लस B से C बन रहा है, तो A और B को हम एक कठोर गोला मानेंगे। ठीक है, अब प्रतिफल ऐसे नहीं बनेगा, यह गोला आपस में कॉलिजन करेंगे और तब प्रतिफल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो अब देखिएगा संघटन के बारे में क्या है। देखिए, सभी संघटन प्रभावी नहीं होते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए क्या दोनों आपस में टकरा गया तो क्या प्रतिफल बनबे करेगा? कोई जरूरी नहीं है, यानी प्रतिफल बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। यही वहां बोला गया कि सभी संघटन प्रभावी नहीं होते हैं। सपोज करिए कि मान लीजिए दो आदमी लड़ा, A और B लड़ा। ठीक है, हो सकता है दोनों बहसा बहसी किया, इसलिए क्या यह प्रभावी नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए कि यह आदमी इसको कपार कान फोड़ दिया, तो क्या इसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि यह दोनों जो हुआ प्रभावी कॉलिजन हो गया, लेकिन जो दोनों बहसा बहसी किया वह कैसा कॉलिजन था? अप्रभावी कॉलिजन हुआ। यही यहाँ बोला गया है कि सभी संगठन प्रभावी नहीं होते। ये नहीं कि A और B आपस में कॉलिजन किया, टकराव किया, तो कोई जरूरी नहीं कि प्रतिफल बनिए जाएगा, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ठीक है, अर्थात अभिकारक के अणु आपस में टक्कर करने के बाद प्रतिफल बना या नहीं भी बना सकते हैं। अभिकारक अणु जब आपस में टकराएंगे तो यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रतिफल बनबो करेगा या नहीं भी बनेगा। तो बात समझिए, देखिए A और B इसको हम लोग कठोर गोला मान लिए। ठीक है, अब जब ये दोनों आपस में टक्कर करेगा तो प्रतिफल बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। अब यह निर्भर ये करेगा कि कैसा टक्कर हो रहा है, यानी प्रभावी हो रहा है टक्कर कि अप्रभावी हो रहा है। ठीक है, आगे बात समझिए। नहीं बना सकते हैं, इसके आधार पर संगठन को कितने भाग में बांटा है? 2 भाग में बांटा जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इसके आधार पर क्या संगठन को 2 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या जी? पहला ही प्रभावी संगठन, ठीक है, और दूसरा कौन? अप्रभावी संगठन। अप्रभावी संगठन इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन, और इसको बोलते हैं इनइफेक्टिव कॉलिजन। अब दोनों क्या है देखिए, सपोज करिए ये A है और ये B, ये भी एक गोला है, ये भी एक गोला है। यार इन दोनों गोला आपस में टक्कर करने के बाद यदि प्रतिफल बना लेते हैं तो ऐसे संगठन को प्रभावी संगठन कहते हैं।
लेकिन यह दोनों गोला आपस में टक्कर कर रहे हैं फिर भी प्रतिफल नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे संगठन को क्या बोलते हैं? अप्रभावी संगठन बोलते हैं। अभी बताए ना हम आपको कि मान लीजिए दो लड़के लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। अब इस लड़के ने इस लड़के को कपार कान फोड़ दिया, इसका मतलब कि अब इस लड़के को हॉस्पिटलाइज किया गया, तो कहने का मतलब है कि इन दोनों का जो लड़ाई हुआ वह क्या हो गया? प्रभावी कर गया, यानी तीसरे आदमी के पास जाना पड़ा। लेकिन मान लीजिए ये दोनों बहसाबहसी करके अपने आप चुप हो जाते हैं, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई कॉलिजन नहीं हुआ, कोई टकराव नहीं हुआ, यानी प्रतिफल नहीं बना। इस केस में हम लोग बोलते हैं अप्रभावी संगठन। यानी अप्रभावी संगठन में क्या? अप्रभावी संगठन में प्रतिफल नहीं बनता है, जबकि प्रभावी संगठन में प्रतिफल क्या हो जाता है? बन जाता है। ठीक है, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा कॉलिजन, यानी जब ए और बी आपस में टकराव करके टक्कर करने के बाद प्रतिफल बना लेते हैं, तो ऐसे कॉलिजन को क्या बोलते हैं? प्रभावी संगठन कहते हैं। और जब प्रतिफल नहीं बनाते हैं तो ऐसे को क्या बोलते हैं? अप्रभावी संगठन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रभावी संगठन, यही ना। देखिए, प्रभावी संगठन ऐसे संगठन है जिसमें ऊर्जा थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक होता है। ठीक है, अर्थात इस चरण में अभिकारक प्रतिफल के रूप में क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है। देखिए, थ्रेशोल्ड ऊर्जा का पहले परिभाषा समझ लीजिए। वह कम से कम आवश्यक ऊर्जा जो अभिकारक को प्रतिफल में बदल देता है, बदल दे, ठीक है, बदल दे, उस आवश्यक ऊर्जा को थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है? तो वह कम से कम आवश्यक ऊर्जा जो अभिकारक को प्रतिफल में क्या करे? बदल दे, उस आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। पहले इस बात को समझिए क्या बोल रहे हैं। देखिए क्या बोला है जी? वह कम से कम आवश्यक ऊर्जा जो अभिकारक को प्रतिफल में क्या करे? बदल दे, उसे क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि A प्लस B, ठीक है, को प्रतिफल बनाने के लिए कम से कम, ठीक है, 40 जूल चाहिए। कितना जूल चाहिए? 40 जूल। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी आपस में मिलकर प्रतिफल तभी बनाएंगे जब इनके पास ऊर्जा कितना होना चाहिए? 40 जूल। ठीक है, यानी न्यूनतम, यानी सबसे कम। अगर 40 जूल रहेगा तो प्रतिफल बनेगा, अन्यथा इससे थोड़ा सा भी कम होगा तो प्रतिफल नहीं बनेगा। तो यह जो 40 जूल है, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऊर्जा। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड ऊर्जा। तो कहने का मतलब कि अभिकारक को, ये अभिकारक है, ठीक है, ये क्या है? अभिकारक है। तो अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए, ठीक है, इधर वाले को बोलते हैं प्रतिफल। तो अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए जितना कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऊर्जा। यानी A प्लस B आपस में मिलकर प्रतिफल तभी बनाएंगे जब इनका ऊर्जा कितना हो? 40 जूल है। अगर 40 से कम हो तो प्रतिफल नहीं बनेगा, लेकिन 40 से अधिक हो तो प्रतिफल बन भी सकता है, क्योंकि कम न्यूनतम है 40 जूल। अब ध्यान दीजिए, तो आप जान गए कि A प्लस B को प्रतिफल बनाने के लिए 40 जूल चाहिए, यानी 40 जूल या एकरा से अधिक रहेगा तो प्रतिफल बनेगा, अगर एकरा से कम रहेगा तो प्रतिफल नहीं बनेगा। तो यहाँ बात समझिए, प्रभावी संगठन क्या है? तो प्रभावी संगठन ऐसे संगठन है जिसमें ऊर्जा थ्रेशोल्ड ऊर्जा के या तो बराबर हो, 40 के बराबर हो या इससे अधिक हो,
तो इस केस में क्या होगा, अभिकारक जो है प्रतिफल के रूप में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, अब आइए अप्रभावी संघटन। अप्रभावी में क्या होगा, अप्रभावी संघटन ऐसा संघटन है जिसमें ऊर्जा थ्रेशोल्ड ऊर्जा से क्या होता है, कम होता है तथा इस चरण में अभिकारक प्रतिफल के रूप में नहीं बदलता। अब मान लीजिए अगर A प्लस बी और 39 जूल ये ऊर्जा दे रहे हैं तो आपका प्रतिफल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो आपका इस केस में हम लोग बोलेंगे अप्रभावी संघटन। कहने का मतलब कि इस केस में प्रतिफल का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रभावी संगठन में प्रतिफल बनता है जबकि अप्रभावी संगठन में क्या प्रतिफल नहीं बनता है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे सक्रियण ऊर्जा। तो पहले समझिए, देखिए अभी आप जाने क्या जाने कि ए है, ई प्लस बी है। ठीक है, तो ए प्लस बी को प्रतिफल बनाने के लिए कम से कम आपके पास 40 जूल की आवश्यकता है। तो 40 जूल या एकरा से अधिक रहेगा तो आपका हर केस में प्रतिफल बनेगा और इसी को हम लोग बोलेंगे प्रभावी संघटन। लेकिन जब 40 से कम होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 38 जूल रह गया, ठीक है, ए प्लस बी यहाँ 38 जूल दिए, पता चला प्रतिफल नहीं बना, तो ऐसे संघटन को बोलते हैं अप्रभावी संघटन। अब देखिए, अब हम लोग का अगला टॉपिक है सक्रियण ऊर्जा। वो क्या होता है, वो कहता है कि अप्रभावी संघटन को प्रभावी में बदलने के लिए जितना और अधिक ऊर्जा चाहिए उसी को बोलते हैं क्या, सक्रियण ऊर्जा। अब बात समझिए, ए प्लस बी में जब 38 जूल दिए तो आपका प्रतिफल नहीं बना, यानी अप्रभावी संघटन हो गया। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग 2 जूल जोड़ दिए तो कैसा बन गया, प्रभावी संगठन बन गया, क्योंकि प्रभावी के लिए कितना जूल चाहिए, 40 जूल। तो यह जो 2 जूल हुआ क्या कहलाएगा, ये सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, इसी के बारे में बात करते हैं, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, हाँ अब देखिएगा सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, यही ना बताएं, अभिक्रियक अणु आपस में संघटन करते हैं फिर भी इनका ऊर्जा थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बराबर नहीं होता है। देखिए क्या बोले आपको कि ए है प्लस बी है। ठीक है, अब इसको प्रतिफल बनाने के लिए 40 जूल चाहिए। कितना जूल चाहिए, 40 जूल। लेकिन 40 जूल आपके पास नहीं पहुंच के आपके पास यही आपका क्या है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा है, 38 जूल ही रह गया। यही बोल रहा है कि अभिक्रियक अणु आपस में संघटन करते हैं फिर भी इनका ऊर्जा थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बराबर नहीं पहुंच पाता है, नहीं होता है, फिर भी इनका ऊर्जा 40 के बराबर नहीं हुआ। ठीक है, तब इसको प्रभावी संघटन बनाने के लिए, ठीक है, जितना ऊर्जा जोड़ते हैं उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए दोनों आपस में टक्कर करके 48 जूल तक पहुंच गया। ठीक है, अब इसको प्रतिफल में बदलने के लिए 2 जूल और ऐड करना पड़ेगा, तो यह जो 2 जूल होता है इसी को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब दूसरा भाषा में, अभिकारक से प्रतिफल में बदलने के लिए और अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा जो थ्रेशोल्ड ऊर्जा के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यही ना, देखिएगा नोट करके पॉइंट आपको यहाँ बनाने के लिए 38 जूल ही प्राप्त हुआ, लेकिन आपको 40 जूल के बाद प्रतिफल बनता है तो 2 जूल और जोड़ना पड़ता है। इसी 2 जूल को क्या बोलते हैं हम लोग, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, नोट के पहला, यदि सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक हो तो वेग स्थिरांक कम होता है।
क्यों? क्योंकि देखिए के बराबर होता है ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ कह रहा है यदि सक्रियण ऊर्जा का मान, ठीक है, अधिक हो तो वेग स्थिरांक क्या होता है? कम होता है। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा का मान घटेगा तो प्लस हो जाएगा, वेग स्थिरांक बढ़ेगा, यही ना जी? कहने का मतलब माइनस लगा हुआ है तो उल्टा हो जाएगा, यानी सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक हो, इसका मान बड़ा होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट, सक्रियण ऊर्जा का मान शून्य और ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है। सक्रियण ऊर्जा का मान शून्य और ऋणात्मक नहीं होता है। तीसरा देखिए, तापमान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, देखिए ग्राफ, यह टी, यह की। तापमान बढ़ाएंगे वेग स्थिरांक क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, यही क्या है? ग्राफ है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, वेग स्थिरांक और तापमान के बीच आर्हेनियस समीकरण का कौन सा ग्राफ सही है? ए में ऑप्शन है, बी में है, सी में है, डी में है, ठीक है, कौन हो जाएगा आंसर? मिला लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, इसलिए अब देखिएगा चौथा पॉइंट, नोट करके 3 पॉइंट देख लिए हम लोग। अब देखिएगा चौथा, we know that के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, यदि टी बराबर इनफाइनाइट हो, ठीक है, तो के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर गुने इन्फिनिटी, तो हो जाएगा के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर गुने इन्फिनिटी को इन्फिनिटी बोलेंगे। के बराबर ए इंटू ई के पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ई के पावर 0 तो 1 हो जाएगा। के बराबर ए इंटू 1 यानी के बराबर ए। इसका मतलब यदि समय अनंत हो तब ए वेग स्थिरांक के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 5वां नंबर।
इसका मतलब कि जो समय जब अनंत कर देंगे हम लोग तो जो वे ए है वेग स्थिरांक के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर। फिर वही बात जो हम लोग जानते हैं, लिख लीजिए, वी नो डेट के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है जी, दोनों तरफ ln लेने पर तो हो जाएगा ln के बराबर ln a इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ln के बराबर ln a प्लस ln e माइनस ई ए बाई आर टी। तो हो जाएगा ln के बराबर ln a माइनस ई ए बाई आर टी और ln e का मान होता है 1। तो हो जाएगा ln के बराबर ln a माइनस ई ए बाई आर टी इंटू 1। ठीक है, अब आइए ln को log में बदलने के लिए 2.303 log के बराबर 2.303 log a माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, मिटा दे। तो अब हो जाएगा आपका log के बराबर 2.303 log a बाई 2.303 माइनस ई ए बाटा में 2.303 r इंटू टी। ठीक है, इधर ला दिया इसको, इसे कट गया तो आपका आ जाएगा log के बराबर माइनस ई ए बाटा में 2.303 r इंटू 1/t प्लस log a। यही आपका क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। कैसा इक्वेशन मिला आपको, देख लीजिएगा। ये मिला आपका y, ई हो गया आपका m, ई हो गया आपका x और ई हो गया आपका c। यानी y बराबर mx प्लस सी। ग्राफ देखना चाहें तो देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका log के, ये हो जाएगा 1/t। स्लोप कैसा है, निगेटिव है, यानी यही आपका क्या हुआ, ग्राफ हो गया। ठीक है, स्लोप हो जाएगा कितना, माइनस ई ए बाटा में 2.303 इंटू। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और देख लीजिए, मिटा देना। एक पॉइंट और देख लीजिए, छठा नंबर, यदि T1 केल्विन पर वेग स्थिरांक K1 है और T2 केल्विन पर वेग स्थिरांक K2 है तब। ठीक है, लिख सकते हैं log K1 बराबर माइनस ई ए बाटा में, अभी जो आया था इक्वेशन उसी में रख दे रहे हैं, 2.303 r इंटू 1/t प्लस log a, इक्वेशन नंबर 1, और log K2 बराबर माइनस ई ए बाटा में 2.303 r इंटू 1/t2 प्लस log a। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, घटा दीजिए, समीकरण 2 - 1।
ठीक है, क्या हो जाएगा log K2 माइनस log K1। ये घटाएगा तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये पहले लिखना है ना, दो में से पहले घटाना है, तो माइनस ये बटा में 2.303 R इंटू 1 बटा में T2 माइनस, ठीक है, माइनस ये बटा में 2.303 R इंटू 1 बटा में T1। अब आइए हो जाएगा log K2 बटा में K1 बराबर, ठीक है जी, माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, तो पहले उसी को लिख दीजिए, ये बटा में 2.303 R इंटू 1 बटा में T1 माइनस ये बटा में 2.303 R इंटू 1 बटा में T2। अब कॉमन कर लीजिए, ये बटा में कितना 2.303 R, तो हो जाएगा आपका log K2 बटा K1 बराबर EA बाई 2.303 R इंटू 1 बटा में T1 माइनस 1 बटा में T2। यही आपका आ गया डबल के लिए, ठीक है। T1 के लिए पर यदि वेग स्थिरांक K1 हो और T2 पर कितना हो K2 हो, ये क्या है सक्रिय ऊर्जा, R क्या है गैस कांस्टेंट, सारा का सारा वैल्यू क्या हो गया, ठीक है, लिख लीजिएगा।